दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। 23 अगस्त का पेपर समाप्त हो चुका है। 24 अगस्त का पहले शिफ्ट का दोस्तों जीएस का पेपर हुआ, उसका जो है हम लोग सोल्यूशन लेकर हाजिर हैं। तो आइए एक बार जीएस के पेपर में जो जो सवाल पूछे गए थे उनको एक बार आप मैच करा लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं दोस्तों, सीधे सीधे दो वीडियो देता हूँ, एक हिंदी पर एक जीएस पर। आप आराम से बहुत कम समय में आप मैच करा सकते हैं। कम समय में पढ़ना हो तो ही आप स्टडी 91 पर आइए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बातचीत नहीं, सीधे काम की बातें होती है। ठीक है, तो सवाल क्या था दोस्तों, एक तरह के वायरस की बात कर रहा था। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स और ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया, उसका नाम क्या था। अब देखिए, जब जान पहचान नहीं होता ना तो आदमी जान पहचान करने के लिए सोचता है कि शायद कोई स्पाई एजेंट होगा। स्पाई, हम लोग स्पाई वर्ड हमेशा सुनते रहते, कोई जासूस, कोई वायरस टाइप का, लोगों ने यही सोचकर स्पाई किया। और बहुत सारे बच्चों ने रैंसम वेयर का नाम सुना होगा। रैंसम वेयर एक तरह का मालवेयर है, खतरनाक मालवेयर है। उसकी वजह से दोस्तों भारत में बहुत सारी कंपनियां जो कुछ समय के लिए ठप हो गई। कितने सारे पुलिस मुख्यालय पर दोस्तों इस रैंसम वेयर का अटैक हुआ था, आपने सुना था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसे भी जवाब दिया, लेकिन दोस्तों रूट किट और ये सब जवाब नहीं होगा, सनबर्स्ट दोस्तों जवाब होगा। मैं कई दिनों पहले दोस्तों एक कंप्यूटर का बैच लॉन्च किया था। हालांकि मुझे यहाँ अपने बैच को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं कंप्यूटर का बैच लॉन्च किया तो लोगों ने मजा लिया कि भाई कंप्यूटर पढ़ाने की क्या जरूरत है। मेरा कंप्यूटर का बैच दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 195 रुपए का है, और उसमें भी दोस्तों आपको जितने भी इस तरह के वायरस होते हैं इन सब के बारे में वहां पर पढ़ाया जा रहा है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल में कंप्यूटर आप पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 195 में। आपके पास टाइम हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट, जो बड़ा महाद्वीप था दोस्तों, उसका नाम क्या था। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी थी पहले, यहां पर जितने महाद्वीप थे वो सभी एक साथ थे, और उसे हम पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। उसके चारों तरफ जो समुद्र था, ठीक है, ये चारों तरफ क्या था दोस्तों, ये चारों तरफ जल था, और इस जल को क्या कहते थे? इसे पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। आगे चल के यही जो पैंजिया दोस्तों ये दो भागों में टूट जाता है। एक का नाम दोस्तों अंगारा लैंड पड़ता है, एक का नाम क्या है? एक का नाम अंगारा लैंड है, और एक का नाम दोस्तों गोंडवाना लैंड पड़ता है। ठीक है, गोंडवाना लैंड पड़ता है। ठीक है, भारत जो दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एकदम शुरुआत की बात करा दोस्तों तो याद रखेंगे यहाँ पेंजिया जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेंजिया, यहाँ वालबारा या कोलंबिया नहीं दोस्तों, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना तो बहुत बाद में बना। कब ये टूटा दोस्तों? दो खंड में। तो जब दो खंड में टूट गया तो जो समुद्र था उसके बीच में आ गया, उसे हमने नाम दिया टेथिस सागर का। ठीक है, टेथिस सागर का नाम दिया, और ये कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों टूटा हुआ था। ज्योग्राफी का सवाल है, जो ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसे पता होगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अब देखिए, कहानी आई थी कि विश्व व्यापार संगठन तो आप करते नहीं, क्योंकि ये WTO दोस्तों, तो इसकी बात ही नहीं होता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र भी दोस्तों यहां पे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने सोचा क्या किया जाए, वर्ल्ड बैंक किया जाए, जिसे हम IBRD के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या? IBRD है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम होता है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक लाइन की बात आप याद रखिए, जो IBRD या जो विश्व बैंक है, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे अगर मेरी ये बात आप याद रखेंगे तो। विश्व बैंक क्या करता है दोस्तों? ये विकास के लिए पैसे देता है, विकास के लिए धन देता है। ठीक है, धन देता है। अब कैसे विकास? जैसे किसी देश को रोड बनाना हो, किसी तरह का ओवरब्रिज बनाना हो, पुल बनाना हो, मेट्रो लगाना हो, यही सब तो विकास है। आपकी नजर में जो कुछ विकास है, आपको लगता है कि हॉस्पिटल खोलना चाहिए, वो विकास है, कर लीजिए। आपको लगता है स्कूल खोलना चाहिए, वो विकास है, वो भी कर लीजिए। आपको लगता है डैम बना दे, वो भी कर लीजिए। तो आप देश के विकास के लिए जो धन चाहिए आपको मिलेगा IBRD से या विश्व बैंक से। लेकिन अगर हम यही बात करें दोस्तों IMF का, तो IMF दोस्तों डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं देता है। IMF क्यों पैसा देता है? यदि आपके देश में व्यापार घाटा हो गया है तो उसे बैलेंस करने के लिए IMF पैसा देता है। यह कब होता है? जैसे आपके देश ने क्या किया, कम सामान एक्सपोर्ट किया, ज्यादा सामान इंपोर्ट कर लिया, दूसरे देश से ज्यादा सामान मंगा लिया, इस वजह से डेफिसिट हो गया, और उसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों IMF पैसा देती है। तो याद रखेंगे, व्यापार घाटे को कम करने के लिए या फिर समाप्त करने के लिए क्या करती है? IMF जो है फंड देती है। एक लाइन में याद रखेगा, यहां डेवलपमेंट की बात किया था, इसलिए दोस्तों विश्व बैंक जवाब होगा। देखिए, हम आए और जवाब बताकर चले जाएं, भी ठीक नहीं, थोड़ी बहुत बातें तो बताना पड़ेगा। लिख रहा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित किस अवधारणा से दर्शाया गया है? लोग समझते हैं अच्छा ये बात क्यों आई? हम सभी जानते हैं दोस्तों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम कहते ब्राह्मण मुख से निकला, क्षत्रिय दोस्तों बाहुबल से, वैश्य दोस्तों आप जान ही रहे कर्म करके। ठीक है, और शूद्र को हम कह देते हैं कि नहीं वो पैर का नाखून है। क्या ऐसा है क्या?
ये देखिए मनगढ़ंत बातें। लोग कहते हैं वेदों में ऐसा लिखा, दिखाओ ना लिखा कहाँ है, आप दिखाओ कहाँ लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। देखिए जब तक आप किसी चीज को खुद से ढूंढ न लीजिए तब तक किसी के कही गई बातों को माना मत कीजिए, ठीक है। मुद्दे पर आइए। कह रहा वेदों में मानव अधिकार जो था क्या वो बराबर नहीं था? वहां भी दोस्तों समानता का अधिकार था, याद रखेंगे, वहां भी इक्वालिटी की बात होती थी। आर्थिक प्रणाली तो बहुत दूर की बात है, असमानता, अस्पृश्यता इस तरह की चीजें नहीं थी। आप समझते हैं कि पुराने समय में जो चीजें थी, बनाई गई थी, वो दोस्तों बखूबी निभाने के लिए बनाई गई थी और समाज के लिए बिल्कुल बेस्ट थी, सही थी। उसके कोई ना कोई कारण थे, ठीक है। आप भी जानेंगे, धीरे धीरे समय आएगा तो कारण भी मिलेगा। करा हर वर्ष विश्व कला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ठीक है, यह मनाया जाता है दोस्तों हर साल 15 अप्रैल को, ठीक है। देखिए ज्यादा नहीं, गिने चुने 45-50 दिवस हैं। अगर आप उतना रट लीजिए ना तो उसके बाद परीक्षा में कभी वहां के बाहर सवाल ही नहीं जाएगा। करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है, वो क्या करता है दोस्तों? तो जो हमारे यहाँ अनुच्छेद 352 है, ठीक है, 352 के बाद 52 में 4 जोड़ेंगे 356 आ जाएगा, 356 में 4 जोड़ेंगे 360 आ जाएगा। यही तीनों जो अनुच्छेद है दोस्तों आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल जो था दोस्तों ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल का कांसेप्ट लिया गया है। इसके अंतर्गत दो अनुच्छेद 352 है, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया, ठीक है, राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। 356 में दोस्तों संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो राज्यों में दोस्तों आपातकाल लगता है वो दोस्तों लगता है 356 के तहत। और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो यहां 352 जो बात कर रहा है, क्या ये नए राज्य के गठन की घोषणा संबंधित है? नहीं। नए राज्य के गठन घोषणा की बात करेंगे तो भाग 1 में बात कीजिए, लोकसभा भंग करने की बात कीजिए, नहीं। लोकसभा दोस्तों भंग होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा भंग होती है। जब दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तभी उसी समय दोस्तों भंग होती है, तभी तो नए कैबिनेट का दोस्तों गठन किया जाता है। करा सीजेआई की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। जब देश में दोस्तों कोई बाह्य युद्ध वगैरह का कारण बनता है दोस्तों तब इस तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं और यह आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। कर महिलाओं और एससी एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? हम आप पढ़ते थे, हमें लगता था ये कार्यक्रम सबके लिए, नहीं। याद रखेंगे केवल और केवल महिलाओं के लिए, महिला कोई भी हो सकते और एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए था स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। कौन सा था? स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। ये इस सवाल का सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। याद रखेंगे, हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ये वही समय दोस्तों जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत पर किसका राज चल रहा था? तुगलक वंश का राज चल रहा था। और उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो हर तरह से फेल होता था, ठीक है। आगे बढ़िए। करा मेगा शहर किसे कहा जाता? तो ऐसे शहर जहां की जनसंख्या क्या हो जाए दोस्तों? 20 मिलियन। अच्छा 20 मिलियन हो जाए या 10 मिलियन हो जाए? देखिए 15 मिलियन की बात करेंगे, देखिए 1 मिलियन अगर आप बात करेंगे तो 1 मिलियन बराबर कितना हो जाता दोस्तों? 1 मिलियन बराबर हो जाता दोस्तों 10 लाख। कितना हो जाता? 10 लाख। तो अगर दोस्तों आप 15 मिलियन की बात कर रहे हैं तो 15 मिलियन मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 करोड़ हो जाएगा। 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। और 5 मिलियन मतलब 50 लाख हो जाएगा। तो 20 मिलियन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 करोड़ की बात कर देगा भाई। 2 करोड़ की जनसंख्या नहीं, मेगा सिटी उसे कहते हैं जहां जनसंख्या कितनी हो? 10 मिलियन हो, यानी 1 करोड़ प्लस। 1 करोड़ प्लस बताया गया है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या होगा तभी दोस्तों मेगा सिटी के रूप में से मान्यता मिलेगी। करा किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम कम से कम 3000 माह के पेंशन के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? ये कौन सा है? ठीक है, एक तरह से लॉलीपॉप है, ठीक है, गवर्नमेंट का। शुरुआती समय में जो पेंशन योजना थी, पेंशन होना चाहिए, पेंशन बंद नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं पेंशन की वजह से बजट पर बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तुम ही निगेटिव पॉजिटिव कर लोगे यार। जो आदमी अपना पूरा जीवन खपा दिया किसी चीज को बनाने में और उसके अंतिम समय की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा? हाँ, कैसी बात करते हैं। ठीक है, ज्यादा बजट पर इंपैक्ट मत दीजिए। अगर बजट का इतना चिंता है तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप भी धरती के बोझ हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं यहां पर। तो असंगठित क्षेत्रों की बात कर रहा। असंगठित मतलब क्या हो गया? जिससे जो गवर्नमेंट जॉब में उनकी बात नहीं कर रहा है, जो दोस्तों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी बात कर रहा है। उनके लिए भी दोस्तों एक पेंशन टाइप की स्कीम लाई गई थी। वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से इसे जाना जाता है। और याद रखेंगे, ठीक है, ये फरवरी 2019 में दोस्तों योजना आई थी। ठीक है, कब आया था? फेब 2019 में दोस्तों योजना आई थी। जीवन ज्योति बीमा योजना तो बीमा से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है नहीं, वय वंदना भी नहीं। तो यहां पर
ऑप्शन नंबर 1 कीजिएगा दोस्तों, ये इस सवाल का सही जवाब है। जिन्हें नहीं पता था उन्होंने दोस्तों गलती से क्या जवाब दिया, उनको लगा पेंशन की बात हो रही तो पेंशन जवाब दे दिया जाए, ज्यादा सही हो जाएगा, लेकिन इस तरह से उनका जवाब हो गया गलत। ठीक है, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, ये तो मूवी हो गई भाई। कर इस श्रृंखला के लेखक कौन है दोस्तों? जेके राउलिंग है, सी.एस. लुइस है, रोनाल्ड हल है, या फिर जे.आर. टोल्किन है। कौन दोस्तों, किसकी किताब लिखी गई दोस्तों? ये नार्निया वाली बुक दोस्तों किसने लिखी है? तो लुइस ने लिखा है। किसने लिखा है? सी.एस. लुइस ने लिखा है नार्निया वाली बुक। ठीक है, आगे बढ़िए। करा जन्म, ये बड़ा डिफिकल्ट, इसको बच्चों ने पढ़ के छोड़ दिया। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग खर्च करना था, मैं कर रहा हूं। देखो, करा जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोग, मान लीजिए जन्म और अप्रवासन के माध्यम से कहीं मान लीजिए जनसंख्या थी 1 लाख, कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, और मान लीजिए 10,000 और आ गए, तो भाई 1 लाख और 10,000 मिलकर कितना हो गया दोस्तों? 1,10,000। अब दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है? कह रहा है कि करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवासन या मृत्यु, ठीक है, और इधर जितने लोग छोड़ के गए हैं उत्प्रवासन, और क्या दे दिया दोस्तों? प्लस मृत्यु, जितने लोग छोड़ के गए हैं उनकी संख्या क्या हो गई? बराबर होगी। 10,000 लोग आए, 10,000 लोग चले गए। ठीक है, तो बताइए 1,10,000 था, फिर दोस्तों ये माइनस हो जाएगा तो पुनः आंकड़ा क्या हो गया? 1 लाख पर आ गया। तो क्या जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई? नहीं, ऋणात्मक तब होता जब मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा तो हुआ नहीं, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर हुआ, जितना था उतने पे स्टेबल है। ठीक है, तेजी से नहीं बढ़ा, धनात्मक भी नहीं। कहा जो गलत किया होगा पछता रहा होगा, अरे बाप रे बाप, ये हमने कहा छोड़ दिया। ठीक है, इतना आसान सवाल हम छोड़ दी। ठीक है, अब सोचिए इसमें है क्या? कोई भी दम नहीं दोस्तों इस तरह के सवालों में, बस आप देखते चलिए। अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम जो है दोस्तों, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसे कहते हैं। ठीक है, तो ITEC कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए इसके नाम में लिखा दोस्तों तकनीकी और आर्थिक। ठीक है, तो वित्तीय बाजारों का विनिमय मत करिएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान तो एकदम नहीं, सैन्य से भी नहीं, ये तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना इसका काम है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, ये दोस्तों इसका काम याद रखेंगे। जीएसटी मॉडल में दोस्तों कितने स्ट्रक्चर हैं? अब लोगों को लगा कि क्या करें दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, संरचनाओं की बात कर रहा है, तो लोगों ने सोचा ऐसे, देखिए मैं बताऊं, एक सोचा 0 डिग्री का स्लैब है, एक स्लैब है 5 डिग्री का, एक स्लैब है 12% डिग्री का, परसेंट का, एक स्लैब 18 का और एक स्लैब 28 का। लोगों ने सोचा 1 2 3 4 और 5, तो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया 5, लेकिन 5 मत मानिएगा, यहां 0 को नहीं काउंट किया जाता है। स्लैब में दोस्तों सिर्फ इन्हीं को, स्ट्रक्चर में इन्हीं को काउंट किया जाता है, 0 को नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। यहां भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, लेकिन आपको जो है इसको समझने की जरूरत है। करें WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो महानिदेशक कौन है दोस्तों? इनका नाम है नोजी ओकोंजा-इवेला। ठीक है, नोजी ओकोंजा-इवेला। WTO का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेगा जेनेवा इसका मुख्यालय है। ठीक है, जेनेवा पड़ता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, यहां पर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। करा एक उपन्यास है बहुत फेमस है, द गॉडफादर, इसके लेखक कौन है? ठीक है, लिख रहा है मारियो पुजो है, जॉन मिल्टन है, विक्टर ह्यूगो है, या फिर हेराल्ड नॉबिन्स है। ठीक है, किसने दोस्तों इस किताब को लिखा है? तो याद रखेगा पुजो ने लिखा है। किसने लिखा है? मारियो पुजो का उपन्यास है दोस्तों। वैसे बहुत डिफिकल्ट है, इस तरह के सवाल जो होते हैं दोस्तों, ये जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तभी आप ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। पैन कार्ड का नाम सुना ना? पैन का फुल फॉर्म बताना था तो प्राइवेट अकाउंट नंबर नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, अस्थायी खाता संख्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट नहीं दोस्तों, व्यक्तिगत की तो कोई बात ही नहीं होती है, ये आप याद रखेंगे। जैसे जीएसटी का पूछा था लास्ट टाइम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी आप याद रखेंगे। पैन याद रखिए, टैंग याद रखिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों। कर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? अब जलवायु प्रणाली क्या है, तो लोगों ने समझा कि जलवायु का संबंध हमेशा महासागर से होता है, तो पता नहीं क्या सोचकर लोगों ने लहर जवाब दे दिया। परमाणु ऊर्जा कोई अस्थायी स्रोत है नहीं, भूतापीय ऊर्जा भी नहीं दोस्तों, याद रखेंगे। यह जवाब होगा सूर्य। ठीक है, पृथ्वी की जलवायु जो क्लाइमेट है दोस्तों, उस क्लाइमेट के लिए दोस्तों सबसे आवश्यक क्या है? सूर्य है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल के बारे में कहां बताया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 360 में बताया गया, थोड़ी देर पहले बताया हूं मैं। ठीक है, लेकिन आज तक दोस्तों कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। ठीक है, खैर अगर लागू होता तो कौन करता? राष्ट्रपति करता, चाहे 352 की बात आती, 56 या 60 कोई भी बात आती। हाँ, 56 की बात आती, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता तो राज्यपाल आग्रह करता, तब वहां से बात आगे बढ़ती है। कह रहा है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक कौन सा माध्यम है जिसमें विशेष ऑफर और ऑन
ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब जो लोग दिन भर फेसबुक चलाते हैं उनको भी इसका जवाब नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा। खैर हम लोग दोस्तों थोड़ा सा प्रमोशन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से कुछ कुछ जानकारी रहती है, वरना यह सवाल अपने आप में बड़ा खतरनाक है। पोस्ट प्लानर तो बिल्कुल नहीं होगा। पोस्ट प्लानर जो होता है दोस्तों, ये पोस्ट को शेड्यूल कर दिया जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि आज से 10 दिन बाद कोई पोस्ट चला जाए तो ऑटोमेटिक वहां शेड्यूलर होता है, पोस्ट प्लानर पे जाकर वहां शेड्यूल किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों चैटी पीपुल, इसका नाम ही है दोस्तों। अगर आप ऑन डिमांड कोई चीज जानना चाहते हैं, कोई प्रमोशनल चीज जानना चाहते हो तो चैटी पीपुल जो होता है दोस्तों एक माध्यम होता है, इसको याद रखेंगे। अगोरा पल्स और सोशल ओम्फ जो है ये गलत जवाब है। ये भी सवाल अपने आप में डिफिकल्ट है। ठीक है, और कम ही लोगों ने इसका जवाब दिया होगा। ठीक है, सोशल मीडिया से आजकल खूब सवाल आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है, सब पूछना रह गया। ढाका दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है, बच्चा बच्चा जानता है। हर वर्ष किस दिन अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है दोस्तों? मार्च में मनाया जाता है, इतना तो पता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह भी पता है। लेकिन यह नहीं पता कि यह परमाणु निरस्त्रीकरण दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे यह हर साल मनाया जाता है 5 तारीख को। 6, 4 और 7 मत कीजिएगा, क्या करेंगे 5 तारीख को। ठीक है, और 8 तारीख को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वो भी याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल में मान्यता मिली है दोस्तों? तो ये कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, कर्नाटक में पड़ता है, इसको मान्यता मिला दोस्तों। बाकी के ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? लिख रहा उपेंद्र बख्शी है, वीआर कृष्ण अय्यर हैं, या फिर सोलीजे सोराबजे। मैंने कहा ना कि किताब के बारे में वही बता सकता है जो रेगुलर किताबों को पढ़ता होगा। ठीक है, देखिए अब आप कहेंगे सर ये किताब पढ़ा कहां से जाए? मैं आपको बता दूं, आप चाहे जितना भी सर्च करेंगे, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो आज सालों से काम कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, विश्वास कीजिए, आप आ जाइए स्टडी 91 के वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में। आप फिर कहेंगे कि सर आप अपने प्रमोशन पे आ गए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरी बात खाली सुन लीजिए। ठीक है, यहां के बाद आप आ जाएगा दोस्तों करंट अफेयर के सेक्शन में। करंट अफेयर में आने के बाद दोस्तों आपको यहां एक सेक्शन मिलेगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, वहां पर दोस्तों कुल 29 कैटेगरी मिलेगी। 29 कैटेगरी मिलेगी दोस्तों। इस 29 कैटेगरी में से एक कैटेगरी मिल जाएगा बुक्स एंड ऑथर। क्या मिल जाएगा दोस्तों? बुक्स एंड ऑथर। जब जब दोस्तों कोई बुक आती है संसार में जो चर्चा में रहती है, वहां पर एक क्वेश्चन आके ऐड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से एक दो नहीं हजारों सवाल मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर क्या इस करंट अफेयर के 29 कैटेगरी में कुछ भी मिल जाएगा? हाँ, कुछ भी। आपको नेशनल न्यूज पढ़ना हो, आपको इंटरनेशनल पढ़ना हो, आपको बुक्स एंड ऑथर पढ़ना हो, आपको अवार्ड देखना, आपको स्पोर्ट देखना, आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ना, जो कुछ चाहिए एक जगह पे सीधे मिलेगा। फ्री में टेस्ट भी मिलेगा, फ्री में डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब भी मिलेगा, आप पढ़ लो, वन लाइनर भी मिलेगा। ठीक है, आप आके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं कि ये वही बच्चा बता सकता है जो रेगुलर पढ़ा होगा। ठीक है, कह रहा कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के ओजोन परत संरक्षण पर केंद्रित है दोस्तों? पहले मुझे बताइए कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है हर 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और किससे संबंधित दोस्तों? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? लड़ाई हो जाएगी इस बात पर। ठीक है, अब जितना भी गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो जो था दोस्तों 1206 से लेकर 1210 तक ये दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा जरूर था, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा जरूर था, लेकिन एक बात बताऊं, इसने कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। ठीक है, पूछता सवाल कि दिल्ली सल्तनत पे बैठा कौन सा व्यक्ति सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया? पदवी धारण नहीं किया। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति पदवी ही नहीं धारण करा उसे सुल्तान कैसे माना जाए? ये जिंदगी भर दोस्तों सिपाह सालार बनकर रहा। क्या बनकर रहा? ये जिंदगी भर सिपाह सालार बनकर रहा। लेकिन दोस्तों मुझे पता है आपके एग्जाम में यही उत्तर माना जाएगा, लड़ाई लड़ लेना। ठीक है, इल्तुतमिश दोस्तों मेरे हिसाब से सही जवाब होगा, क्योंकि इल्तुतमिश वो पहला व्यक्ति था जो 1210 से लेकर 1226 तक दोस्तों गद्दी पर बैठा रहा। और इसी की बिटिया थी दोस्तों रजिया सुल्तान, जो पहली महिला सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की। और इसने दोस्तों गद्दी पर बैठकर सुल्तान की पदवी भी धारण किया। हालांकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब यही होगा दोस्तों। आप देखिएगा आंसर की में क्या आता है, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं हम यही मानेंगे, आयोग कहता नहीं मैं यही मानूंगा कि नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, फिर आप उससे अगला सवाल पूछिएगा। एक प्रेम सर आप जो कर रहे हैं सिरोधार्य आपकी बात, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए।
दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने आप को न सुल्तान समझा न सुल्तान की पदवी धारण किया, बताइए मुझे आप, ठीक है। फिर आपको उत्तर मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कैसे मान लिए, ठीक है। तो लड़ाई लड़ने लायक सवाल है, अब वो तो डिसाइड होगा, इसलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। नाइट्रोजन की खोज दोस्तों किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। वैसे दोस्तों हम लोग ईंट पन्नाच एक फार्मूला बनाए थे, ईंट पन्नाच बचपन में हम पढ़ते थे। ईंट पर नाच, ई माने हो जाता है इलेक्ट्रॉन, टी माने हो जाता है जे टॉमसन, ठीक है। पर नाच मतलब पर माने हो जाता है प माने प्रोटॉन, र माने हो जाता है रदरफोर्ड, ठीक है। और नाच माने क्या हो जाता है दोस्तों? न से क्या हो जाता है? न से प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसमें हो जाता है चैडविक और गोल्डस्टीन। यहाँ चैडविक और गोल्डस्टीन दोनों का नाम आता है, ठीक है, चैडविक और गोल्डस्टीन, ठीक है। हालांकि गोल्डस्टीन ही दोस्तों सही मिलता है, बट हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ याद रखेगा रदरफोर्ड जो थे दोस्तों, उन्होंने नाइट्रोजन की खोज किया था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का सामान्य पोर्टल है? भारत सरकार याद दिलाना चाहती बार बार कि याद रखो आपके दूध पर, आपके ब्रेड पर जीएसटी लगता है, आप याद रखो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, यानी कोई भी आदमी इसे बाहर न जाए, ठीक है, कोई भी आदमी बाहर न जाए। पोर्टल तक याद दिला दिया गया, पोर्टल तक याद दिला दिया कि देखो ये पोर्टल है, जानोगे तभी भरोगे ठीक है। तो www.gst.gov.in ये दोस्तों पोर्टल भरना भी चाहिए। देखिए टैक्स चुराना ये सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे जो गलत है टैक्स सिस्टम, उसको थोड़ा सा हटाने की आवश्यकता है, बस इतनी सी बातें हैं, बाकी कोई बात नहीं। करा किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? देखिए इसका नाम ही नीलगिरी पर्वत है, बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नीलगिरी है कहां पर दोस्तों? तो पश्चिमी घाट के पास, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, पश्चिमी घाट के पास दोस्तों नीलगिरी माउंटेन आपको मिल जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय? व्यापार घाटे को दोस्तों ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अच्छा इसके लिए देखिए दो बातें आपको समझना पड़ेगा। एक शब्द होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट माने होता आयात, आयात माने होता है किसी देश से सामान मंगाना, ठीक है। दूसरा शब्द होता है दोस्तों एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इसका मतलब होता है निर्यात, ठीक है। याद रखेंगे जब कभी मान लीजिए आपने 1000 रुपए का आयात कर लिया हो और निर्यात किया हो दोस्तों केवल 500 रुपए का, यानी -500 में आ रहा है दोस्तों, इसी को कहते हैं बजट घाटा। यानी जब आयात ज्यादा हो जाए निर्यात कम हो जाए, ठीक है। करा किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर निर्यात ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, क्यों क्या फायदा मिलेगा? जब आप निर्यात करते हैं ना तो दोस्तों हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भरता है। तो भारत सरकार चाहती है कि खूब दबा के निर्यात हो, इसलिए जगह जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सरकार ने बना रखा है, ठीक है। फिलहाल करा है कोई देश व्यापार नहीं करता, नहीं है, नहीं है दोस्तों। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज्यादा हो जाता है तब की कंडीशन होती है व्यापार घाटा। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। इकोनॉमिक्स को लेकर जो आपके मन में डर है उसे निकालिए बाहर, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स है नहीं। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। कुश्ती को और किस नाम से है? क्या कुश्ती को मलखम कहते हैं? नहीं भैया, मलखम में ऐसे बड़ा सा दोस्तों पिलर होता है, उस पे दोस्तों मलखम किया जाता है। सिलबम तो होता ही नहीं, कबड्डी भी नहीं होता दोस्तों। कुश्ती के लिए कुश्ती या पहलवानी शब्द आता है, याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन, देखिए यहां कृषि दे दिया, यही से आपको पकड़ लेना चाहिए था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम या ईपी जो दोस्तों ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। ये क्या दोस्तों, ये जो दिया है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से संबंधित है, तो ये तो जवाब होगा नहीं। यूनेस्को दोस्तों सांस्कृतिक धरोहर को बचाता है। फाओ दोस्तों क्या करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ORG, ठीक है। IBRD तो जवाब नहीं होगा, ये तो दोस्तों IBRD, ठीक है, ये तो दोस्तों डेवलपमेंट के लिए पैसा देती, तो FAO याद रखेगा, ये आपका सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों? इसका मुख्यालय रोम में है, इटली की राजधानी रोम में दोस्तों इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कह रहा है पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किसके द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों? एल्बिडो। देखिए एल्बिडो मतलब समझिए कि पृथ्वी के अंदर से गर्मी बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन रोकने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ बादल। तो एल्बिडो को रोकने वाला दोस्तों कोई वायुमंडलीय परत नहीं है, परतें 5 होती हैं, आप जानते हैं। क्षोभ मंडल होता है, एकदम लाइन से बोलिए, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, ये होता है ना, लेकिन वो परतें नहीं रोकती, ठीक है। पृथ्वी की सतह की प्रकृति से नहीं, बादल छा जाने से दोस्तों एल्बिडो पर इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां डी मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब था। जो नहीं पढ़े होंगे फिर बात ही क्या है। करा डीएनए की संरचना दोस्तों किसने खोजा था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों आनुवंशिकता की खोज किया था। रोजर फ्रैंकलिन ने ही इसकी खोज किया था। जेम्स वाटसन और किसने दोस्तों? फ्रांसिस क्रिक ने। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। और आगे आइए, करा किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? भारत में दोस्तों जब नोटबंदी हुआ था इसका समर्थन किसने किया था? अरे आरबीआई ने किया था। समर्थन क्या? इसी ने लाया था, ठीक है। तो याद रखेंगे आरबीआई ने समर्थन किया, आरबीआई ने लाया, याद रखेंगे। करा भारत में किस
साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल दोस्तों एक इसमें होता है, इसे हम फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कंप्यूटर संबंधित सवाल है और अच्छे से समझिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहली बार दोस्तों किसे मिला था? सीवी रमन को नहीं दोस्तों, मदर टेरेसा भी नहीं, सरोजिनी नायडू भी नहीं। याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये कब से बांटा जाता है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे किसकी याद में बांटा जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल का नाम याद रखा होगा। ठीक है, वो स्टॉकहोम के रहने वाले थे, स्वीडन देश के रहने वाले थे, उसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहीं से नोबेल पुरस्कार बढ़ता है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों वो ओस्लो से बढ़ता है। ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। हर साल अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। दिसंबर में 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस के दिन इसका वितरण किया जाता है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी कहां है दोस्तों? तो मैड्रिड बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैड्रिड दोस्तों याद रखेगा स्पेन की राजधानी है। अबुजा दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी है, नाइजीरिया की राजधानी है। बर्लिन दोस्तों ये जर्मनी की राजधानी है। और कैनबरा जो दे रहा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, तो बार बार दोस्तों आप ये सब चीजें पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। पेपर बड़ा शानदार था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी आप नहीं कर सकते, ठीक ठाक लेवल था। लेकिन मैंने कल की अपेक्षा जो देखा ना, वो सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड आ रहा है पहली शिफ्ट की अपेक्षा। आपने देखा होगा पेपर हल करेंगे, पढ़ेंगे सवाल तो आपको खुद भी लगेगा। फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है। अगर ज्यादा समय न लिया हूं तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत छोटा सा काम है। जो पेपर होगा ना उसका जीएस और हिंदी, ये दो अलग अलग वीडियो दे रहा हूं मैं। आधे घंटे से कम का वीडियो होता है। मेरा मानना होता है अगर मैं 2 घंटे में पेपर सॉल्व कराऊंगा तो फिर बच्चे और हमारे में अंतर क्या है? ठीक है, 37 सवाल है, 37 मिनट का वीडियो नहीं है, बस इतना मान के चलिए। और डिटेल में के चीजें जितना बन सकता था वो मैंने आपको समझाया और पढ़ाया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।